हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में मिल रहा है मैया को सम्मान। हर माह खाते में पहुंच रही है राशि। 50 लाख से अधिक महिलाओं को हो रहा लाभ। झारखंड की तत्कालीन हेमंत सरकार ने अगस्त 2024 में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की थी। मकसद था 18 साल से 50 साल आयु वर्ग की महिलाओं को हर माह 2500 रुपए देकर सशक्त बनाना। तब से यह योजना पूरे राज्य में चर्चा का पर्याय बनी हुई है, क्योंकि हर माह लाभुकों के खाते में 2500 रुपए ट्रांसफर हो रहे हैं। योजना सुचारू रूप से चल रही है। राशि ट्रांसफर करने के दौरान पर्व त्योहार का विशेष ख्याल रखा जाता है। सामाजिक सुरक्षा के निदेशक विजय कुमार के मुताबिक अब नवंबर माह की किस्त जारी करने की तैयारी चल रही है। एक नजर डालते हैं इस योजना के लेखा जोखा पर। इस योजना की पहली किस्त अगस्त 2024 में 1000 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से जारी हुई थी। साल 2024 के विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनने पर तत्कालीन सरकार ने वादा किया था कि दोबारा सत्ता में आने पर महिलाओं को हर माह मिलने वाली राशि को 1000 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया जाएगा। सरकार ने उस वादे को पूरा भी किया और दिसंबर माह से बढ़ी हुई राशि जारी होने लगी। पहली बार 6 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 56,61,791 लाभुकों के खाते में 2500 रुपए के हिसाब से 1415 करोड़ 44 लाख रुपए ट्रांसफर करने के लिए रिमोट का बटन दबाया। तब से अनवरत राशि निर्गत हो रही है। अक्टूबर माह में 51,04,168 लाभुकों के खाते में दीपावली से पहले राशि ट्रांसफर की गई थी। अब सवाल है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए 9,900 करोड़ रुपए की तुलना में करीब 9,000 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। अभी नवंबर से मार्च 2026 तक कुल 5 किस्त जारी करनी है। इस लिहाज से औसतन 6,375 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। मोंथा चक्रवात से फसल नुकसान का आकलन शुरू, सरकार ने जिलों को दिए निर्देश। मोंथा चक्रवात की तबाही के बाद अब झारखंड सरकार ने फसलों को हुए नुकसान का पूरा ब्यौरा जुटाने की तैयारी शुरू कर दी है। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्तों को इस संबंध में आदेश जारी किया है। निर्देश में कहा गया है कि जिले के अधिकारी गांव-गांव जाकर खेतों की स्थिति का वास्तविक आकलन करें। कितनी फसलें बर्बाद हुई और किसानों को कितना आर्थिक नुकसान हुआ, इसका पूरा ब्यौरा तैयार कर तुरंत गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को भेजा जाए। की एक प्रति कृषि विभाग को भी भेजने के निर्देश हैं। विभाग ने बताया कि मोंथा चक्रवात से हुई भारी बारिश के कारण किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है, इसलिए रिपोर्ट पूरी तरह तथ्यों पर आधारित और समय पर होनी चाहिए। इसके साथ ही कृषि निदेशक और जिला कृषि पदाधिकारियों को भी रिपोर्ट तैयार करने में जिला प्रशासन की मदद करने का निर्देश दिया गया है। धनबाद में नदी में डूबे 5 युवक, 1 की मौत, 3 को लोगों ने सुरक्षित बचाया, 1 लापता। कार्तिक पूर्णिमा स्नान के दौरान हुआ हादसा। धनबाद जिले के बाघमारा अनुमंडल स्थित तेल मच्छों में दामोदर नदी में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर स्नान करने गए 5 युवकों में से 2 डूब गए। इस घटना में 3 अन्य युवकों को स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बचा लिया। 1 युवक का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि दूसरे लापता युवक की तलाश जारी है। यह घटना महुदा थाना क्षेत्र में हुई। स्थानीय लोगों और प्रशासन की टीम ने तत्काल बचाव अभियान शुरू किया। सूचना मिलते ही राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ की टीम ही रांची से घटनास्थल के लिए रवाना हो गई है, जो लापता युवक की खोजबीन में मदद करेगी। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दामोदर नदी में स्नान करने के लिए एकत्रित हुए थे। पुलिस और प्रशासन की टीम घटनास्थल पर मौजूद है और पूरे मामले की जांच कर रही है। हादसे की जानकारी मिलते ही युवकों के परिजन मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने बरामद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने धनबाद डीसी से तत्काल एनडीआरएफ टीम भेजने की मांग की। इसके बाद डीसी ने रांची स्थित एनडीआरएफ टीम को भी घटना की सूचना दी, जिसके बाद टीम घटनास्थल के लिए रवाना हुई। प्रशांत सिंह होंगे नए डीजीपी। अनुराग गुप्ता के डीजीपी पद से इस्तीफे के बाद सरकार के शीर्ष स्तर पर नए डीजीपी को लेकर दिन भर मंथन जारी रहा। देर शाम प्रशांत सिंह के नाम सरकार के शीर्ष स्तर पर सहमति बन जाने की सूचना है। सूत्रों के अनुसार अब किसी भी समय नए डीजीपी की नियुक्ति और अनुराग गुप्ता के इस्तीफे को स्वीकृत किया जा सकता है। मालूम हो कि कल देर शाम अनुराग गुप्ता ने डीजीपी पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर सरकार में मंथन जारी था। डीजी रैंक में फिलहाल 3 अधिकारी हैं, अनिल पाल्टा, प्रशांत सिंह और एमएस भाटिया। प्रशांत सिंह सरकार की पसंद बताए गए। प्रशांत सिंह 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वर्तमान में वह पुलिस मुख्यालय में डीजी पद पर पदस्थापित हैं।
रांची में 14 से 16 नवंबर तक होगी वॉलीबॉल प्रतियोगिता। रांची जिला वॉलीबॉल संघ की ओर से स्वर्गीय वसंतलाल वर्मा स्मृति रांची जिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 14 से 16 नवंबर 2025 तक किया जाएगा। ये प्रतियोगिता हरमू रोड स्थित मारवाड़ी युवक व्यायामशाला मारवाड़ी भवन में होगी। ये प्रतियोगिता सीनियर वर्ग के खिलाड़ियों के लिए होगी, जिसमें रांची जिले की सभी संबद्ध टीमें हिस्सा लेंगी। इस प्रतियोगिता के आधार पर चुने गए खिलाड़ियों की टीम 16 दिसंबर से जमशेदपुर में होने वाली राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में रांची का प्रतिनिधित्व करेगी। पिछले साल रांची की टीम राज्य प्रतियोगिता में उप विजेता रही थी। इस बार टीम से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। प्रतियोगिता में केवल रांची जिले के खिलाड़ी ही भाग ले सकते हैं। दूसरे जिले के खिलाड़ियों को अपने जिला संघ से अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी लाना जरूरी होगा। महिला खिलाड़ियों के लिए चयन ट्रायल 17 नवंबर की सुबह 8 बजे रांची विश्वविद्यालय शहीद चौक मैदान में होगा। प्रतियोगिता में भाग लेने की अंतिम तिथि 10 नवंबर 2025 है। इसके बाद कोई प्रविष्टि स्वीकार नहीं की जाएगी। महिला खिलाड़ी अपना आधार कार्ड लेकर श्री विजय वर्मा से संपर्क कर सकती हैं। रांची में किसान सभा की हुई बैठक 23 दिसंबर को राज्य स्तरीय धरने की घोषणा। अखिल भारतीय किसान सभा की झारखंड प्रदेश कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आज प्रेस क्लब में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन क्षीरसागर के द्वारा की गई। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष भुवनेश्वर प्रसाद मेहता, पूर्व सांसद, प्रदेश महासचिव पुष्कर महतो सहित संगठन के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक में किसानों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें एमएसपी की गारंटी, कृषि ऋण माफी, खाद बीज की बढ़ती कीमतें और सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत पैकेज की मांग प्रमुख रही। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन क्षीरसागर ने कहा कि झारखंड में भूमि अधिग्रहण और विस्थापन की समस्या लगातार बढ़ रही है। झारखंड में अब तक लगभग 45 लाख लोग जबरन भूमि अधिग्रहण के कारण विस्थापित हुए हैं। सबसे ज्यादा विस्थापन कोल इंडिया, डीवीसी, एचईसी और अन्य सरकारी परियोजनाओं के कारण हुआ है। उन्होंने कहा कि आज भी भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के बावजूद किसानों की उपजाऊ जमीन औने पौने दामों पर अधिग्रहित की जा रही है, जिससे आदिवासी और दलित समुदाय सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। राजन क्षीरसागर ने उदाहरण देते हुए कहा कि एनटीपीसी, कोल इंडिया और अन्य कंपनियों द्वारा किसानों को कम मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि बिहार जैसे राज्यों में अधिक मुआवजा दिया जा रहा है। उन्होंने गोड्डा, बड़कागांव, केरेडारी और अन्य क्षेत्रों में कंपनी और प्रशासन की मिलीभगत से किसानों के साथ हो रहे अन्याय के बारे में भी बताया। खेलो झारखंड में राज्य स्तरीय फुटबॉल और क्रिकेट चयन 6 और 12 नवंबर को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के अधीन झारखंड शिक्षा परियोजना रांची के तत्वाधान में खेलो झारखंड 2025 के तहत राज्य स्तरीय फुटबॉल और क्रिकेट के लिए खुली चयन प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। फुटबॉल अंडर 14 बालक के लिए चयन 6 नवंबर 2025 को खेलगांव रांची स्थित प्रैक्टिस ग्राउंड में प्रातः 7 बजे से शुरू होगा। वहीं क्रिकेट अंडर 19 बालक एवं बालिका का चयन 12 नवंबर 2025 को साउथ रेलवे मैदान चुटिया रांची में होगा, जिसकी रिपोर्टिंग सुबह 7 बजे से होगी। राज्य के सभी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राएं इस चयन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। प्रतिभागियों को रिपोर्टिंग के समय जन्म प्रमाण पत्र, अंतिम परीक्षा का अंक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति, विद्यालय का बोनाफाइड प्रमाण पत्र और खेलो झारखंड पात्रता प्रपत्र साथ लाना अनिवार्य है। इस चयन प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए खिलाड़ी आगामी राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता एसजीएफआई में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। परिषद ने सभी पात्र खिलाड़ियों से अपील की है कि वे समय पर उपस्थित होकर राज्य का गौरव बढ़ाएं। मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्तों के 6 पदों के लिए फिर से मांगा आवेदन। झारखंड राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के 1 व सूचना आयुक्तों के 6 रिक्त पदों के लिए फिर से आवेदन मांगा गया है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार व राजभाषा विभाग ने इच्छुक योग्य व्यक्तियों से 26 नवंबर तक आवेदन देने को कहा है। इसके पूर्व 29 जून को इस संबंध में विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगा गया था। इस बार के विज्ञापन में ये स्पष्ट किया गया है कि जिन लोगों ने 29 जून के विज्ञापन के आलोक में आवेदन दिया है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति 3 वर्षों या 65 वर्ष जो पहले हो तब तक के लिए किया जाएगा। इन पदों के लिए जो अर्हता तय किए गए हैं उसके मुताबिक आवेदक विधि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन तथा शासन का व्यापक ज्ञान व अनुभव रखने वाले समाज के प्रख्यात व्यक्ति हों, संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ के विधानमंडल के सदस्य या कोई अन्य लाभ के पद पर कार्यरत तथा किसी राजनीतिक दल से जुड़े या किसी कारोबार से जुड़े व्यक्ति भी आवेदन कर सकेंगे, लेकिन उन्हें राज्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति के बाद लाभ का पद या व्यापार छोड़ना या बंद करना होगा। गोड्डा में चौकीदार नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने गोड्डा जिले में चौकीदार नियुक्ति मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने गोड्डा जिले में बचे हुए पदों पर अभ्यर्थियों को जिला स्तर पर नियुक्ति करने को कहा है। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को मामले में जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 4 दिसंबर की तिथि निर्धारित की।
इससे पूर्व मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि गोड्डा में 276 पदों पर चौकीदार की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। चयन प्रक्रिया के बाद 109 पदों के लिए रिजल्ट जारी किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि नियुक्ति नियमावली में चौकीदार की नियुक्ति जिला स्तर पर होनी है, लेकिन कई जगहों पर बीट स्तर पर नियुक्ति की जा रही है क्योंकि विज्ञापन में इसी तरह की शर्त लगाई गई है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मामले में आदेश दिया है कि चौकीदार की नियुक्ति जिला स्तर पर होगी, बीट स्तर पर नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी विशाल हेम्ब्रम व अन्य की ओर से याचिका दायर की गई है। लुगुबुरु घंटावाड़ी धरोमगढ़ राजकीय महोत्सव में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन धर्मसभा को किया संबोधित। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड अंतर्गत ललपनिया में हर साल कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर आयोजित होने वाले लुगुबुरु घरमबाड़ी धरोमगढ़ राजकीय महोत्सव के तीसरे और अंतिम दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन संग धरोमगढ़ पहुंचे और पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने धर्मसभा को संबोधित किया। इस दौरान मंत्री चमरा लिंडा, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद, चंदन कियारी, विधायक उमाकांत रजक समेत कई प्रशासनिक अधिकारी और पूजा समिति के अध्यक्ष सचिव मौजूद रहे। बुधवार सुबह से ही ललपनिया का वातावरण भक्ति और उल्लास से सराबोर था। लुगुबुरु घंटाबाड़ी धरोमगढ़ संथाल समाज की आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक अस्मिता का केंद्र है। चारों दिशाओं से ढोल, मांदर और नगाड़ों की गूंज सुनाई दे रही थी। हर दिशा में भक्ति, आस्था की चमक और समुदाय की सामूहिक ऊर्जा महसूस हो रही थी। देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां पहुंचे। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार और छत्तीसगढ़ तक, यहां तक कि विदेशों से भी अनेक श्रद्धालु अपने पारंपरिक वस्त्रों में श्रद्धा के साथ ऐतिहासिक स्थल की ओर पहुंचे। ये केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक एकता का जीवंत उदाहरण है। धनबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता, गैंगस्टर प्रिंस खान के 4 गुर्गे गिरफ्तार। गैंगस्टर प्रिंस खान गिरोह के 4 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने अपराधियों के पास से करीब 17 लाख रुपए भी जब्त किया है। साथ ही 70 अधिक जमीन की डीड और हथियार भी बरामद किया है। गिरफ्तार अपराधियों में से एक वासेपुर के गैंगस्टर फहीम खान का चचेरा भाई है। गिरफ्तार अपराधियों के तार टेरर फंडिंग से जुड़े होने की भी संभावना है। पुलिस इसकी जांच में जुटी है। यूएसडीटी के माध्यम से ये अपराधी पैसे का ट्रांसफर करते थे। एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि प्रिंस खान गिरोह से जुड़े 8 अपराधियों को पिछली बार पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ के बाद जो जानकारी मिली उसके बाद 12 स्थानों पर छापेमारी की गई, जिसमें 11 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया था। इनमें से 4 अपराधियों के प्रिंस खान गैंग से जुड़े होने के साक्ष्य मिले हैं। चारों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अपराधी प्रिंस खान के लिए काम करते थे। एसएसपी ने बताया कि पिछले दिनों रांची और बोकारो से गिरफ्तार अपराधियों द्वारा पाकिस्तान से हथियार खरीदने की बात सामने आई थी। पुलिस इस विषय पर भी अनुसंधान कर रही है। टेरर फंडिंग के तार जुड़ने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस आगे की जांच पड़ताल चल रही है। इस गिरोह का एक रेस्टोरेंट भी चलता है। यह रेस्टोरेंट झारखंड के बाहर है। एसएसपी ने कहा कि प्रिंस खान गैंग से जुड़े अन्य अपराधियों की तलाश जारी है। उन्होंने व्यवसायियों से अपील की है कि अगर रंगदारी के कॉल आते हैं तो उसकी सूचना फौरन पुलिस को दें। खूंटी में थाना प्रभारी की पिटाई मामला, 6 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने कराई परेड। खूंटी जिले के रनिया थाना क्षेत्र के लोहागढ़ा में थाना प्रभारी की पिटाई मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है। इनमें एक महिला भी शामिल है। साथ ही मारपीट में इस्तेमाल लकड़ी, खून लगा पत्थर का टुकड़ा, शराब की बोतल और आरोपियों के कपड़े भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में बसिया थाना क्षेत्र के 20 वर्षीय सुखदेव झोरा उर्फ भोको, रनिया क्षेत्र के जापो झोरा टोली निवासी 24 वर्षीय सनेतर झोरा उर्फ सोनू, डिग्री निवासी 45 वर्षीय जगतपाल सिंह उर्फ चौथा, डिग्री निवासी 32 वर्षीय मेलान्यूस होरो, डिग्री निवासी 66 वर्षीय मार्सेल कोनगाड़ी और रनिया कनक लोया निवासी 42 वर्षीय महिला पूनम भेंगरा शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने से पहले गठित टीम ने रनिया इलाके में परेड कराया गया। रनिया थाना से निकालकर रनिया बाजार सहित आसपास के इलाकों में सभी आरोपियों का परेड हुआ, जिसमें आरोपी माफी मांग रहे थे। साथ ही दोबारा ऐसी घटना नहीं करने की बात कह रहे थे। बता दें कि 2 नवंबर को लोहागढ़ा में डायर मेले के दौरान थाना प्रभारी के साथ मारपीट की गई थी, जिसमें थाना प्रभारी घायल हो गए थे। मामले में 2 नामजद लोगों के साथ 40 से 50 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। थाना प्रभारी के साथ हुई मारपीट मामले की जांच तपकरा तोरपा और रनिया पुलिस की टीम कर रही थी। टीम ने वायरल वीडियो, तकनीकी सहायता और गुप्त जानकारी के आधार पर इस कांड में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने लगातार विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की। मारपीट मामले की हर एंगल से जांच करने के बाद 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों ने स्वीकारा कि उन्होंने नशे की हालत में थाना प्रभारी को मारा था और जवानों के हथियार लूटने का प्रयास किया था। एसपी ने बताया कि पीछे से मारो मारो, पुलिस वालों को मारकर फेंक दो कहने वाले की तलाश जारी है। माइंस के विरोध में भड़के ग्रामीण, पुलिस से झड़प में 3 जवान घायल, 11 महिलाएं और 3 पुरुष हिरासत में। कार्तिक उद्यापन की शोभा यात्रा के दौरान बवाल, भिड़ गए 2 पक्ष, निषेधाज्ञा लागू।
लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के रेवा रातू पंचायत में बुधवार को ग्रामीणों ने प्रस्तावित माइंस यानी खनन परियोजना के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना था कि माइंस शुरू होने से उनकी जमीन, जंगल और जल स्रोत नष्ट हो जाएंगे, जिनसे उनका जीवन यापन प्रभावित होगा। जानकारी के अनुसार ये खनन कार्य हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है। हालांकि करीब 2 महीने पहले ग्रामीणों ने इसके खिलाफ एक याचिका दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही लेस्लीगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया और ग्रामीणों व पुलिस के बीच झड़प हो गई। इसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। स्थिति नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। घटना के बाद पुलिस ने 11 महिलाओं और 3 पुरुषों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। कार्तिक उद्यापन की शोभा यात्रा के दौरान बवाल, भिड़ गए 2 पक्ष, निषेधाज्ञा लागू। कार्तिक उद्यापन को लेकर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान हंगामा हो गया, यात्रा को रोका गया। यात्रा के दूसरे दिन फिर मारपीट और पथराव की घटना घटी। यह घटना ताराटांड थाना क्षेत्र के बदगुंदा गांव की है। घटना के बाद से प्रशासन मुस्तैद है। डीसी रामनिवास यादव, एसपी डॉक्टर बिमल कुमार के साथ एसडीएम श्रीकांत विस्पुते, एसडीपीओ जीतवाहन उरान के साथ कई पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करते हुए गांव में निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। वहीं घटना में घायल दोनों पक्ष के आधा दर्जन लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। दरअसल कार्तिक पूर्णिमा के दिन बदगुंदा गांव में कार्तिक उद्यापन का कार्यक्रम था। ऐसे में मंगलवार को गाजे बाजे के साथ यात्रा निकाली गई थी। यात्रा शाम में निकाली गई थी, जिसे दूसरे पक्ष के लोगों ने रोक डाला। काफी देर तक कहासुनी हुई। गुरुवार को कार्तिक उद्यापन को लेकर मंडप की सफाई और बांस से घेरा देने का काम चल रहा था। यहीं पर फिर से विवाद हो गया। इसके बाद मारपीट और पथराव की घटना घट गई। दोनों पक्ष के कई लोग चोटिल हुए तो आधा दर्जन लोगों को ज्यादा चोट आई। क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। घटना की सूचना मिलते ही गांडे से सीओ बीडीओ के साथ ताराटांड, गांडे और अहिल्यापुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। मामला 2 समुदाय से जुड़ा था। ऐसे में डीसी, एसपी भी पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गए। धनबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गैंगस्टर प्रिंस खान के 4 गुर्गे गिरफ्तार। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने झामुमो प्रत्याशी के पक्ष में किया चुनाव प्रचार। बोली, रामदास सोरेन के विजन को करना है पूरा। झारखंड में घाटशिला उपचुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार तेज हो गया है। इसी क्रम में झामुमो प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन के पक्ष में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि घाटशिला की जनता फिर एक बार इतिहास रचने जा रही है। घाटशिला उपचुनाव में प्रचार का पहिया तेज होता चला जा रहा है। चुनावी समर में महागठबंधन एकजुटता के साथ प्रचार प्रसार में जुटा है। इसी क्रम में घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने महागठबंधन की ओर से जेएमएम उम्मीदवार सोमेश चंद्र सोरेन के पक्ष में प्रचार किया। कृषि मंत्री ने घाटशिला राज स्टेट, भुइयापाड़ा, घाटशिला बाजार, काशिदा आदिवासी टोला, मुसब्बनी, मोहोलबेड़ा समेत दूसरे ग्रामीण इलाकों में सोमेश चंद्र सोरेन के पक्ष में प्रचार किया। चुनाव प्रचार के दौरान कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि झारखंड में चल रही हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार में जन कल्याण प्राथमिकता में रहा है। कृषि मंत्री ने बताया कि हमारे काम पर जनता एक बार फिर अपना भरोसा जताएगी। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार बोलने में नहीं बल्कि जनता का काम करने में विश्वास करती है। राज्य में किसानों को ऋण माफी योजना, 200 यूनिट बिजली फ्री, महिला सम्मान योजना, सावित्रीबाई फुले योजना समेत दूसरी जन कल्याणकारी योजना इसका प्रमाण है। कृषि मंत्री ने आगे कहा कि घाटशिला की जनता के साथ पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का अटूट रिश्ता था। जनता के प्रति उनका समर्पण और क्षेत्र के विकास के लिए उनके विजन को नहीं भुलाया जा सकता है। जनता इस उपचुनाव में एनडीए के झांसे में नहीं आने वाली है। शिक्षा मंत्री रहे रामदास सोरेन के राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए 11 नवंबर को महागठबंधन के पक्ष में अपना मतदान करेगी। रांची पुलिस की कार्रवाई, ड्रग्स रैकेट के 4 सदस्य गिरफ्तार, 28 लाख का ब्राउन शुगर जब्त। रांची पुलिस ने एक बड़े ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। एसएसपी राकेश रंजन को सूचना मिली थी कि कुछ लोग बिहार के सासाराम से ब्राउन शुगर लेकर रांची आ रहे हैं और न्यू मार्केट चौक, रातू रोड के पास अपने सहयोगियों को इसकी सप्लाई करने वाले हैं। इस सूचना के बाद किदवाली डीएसपी प्रकाश सोय के नेतृत्व में विशेष छापामारी टीम का गठन किया गया। टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए न्यू मार्केट चौक स्थित टेम्पू स्टैंड के पीछे सादे कपड़ों में इंतजार करना शुरू कर दिया। मंगलवार की रात करीब 10:15 बजे एक महिला टेम्पू स्टैंड के पीछे एक दुकान के पास आकर खड़ी हुई, जिसके कुछ देर बाद 3-4 व्यक्ति उससे बातचीत करने लगे। पुलिस को संदेह हुआ और जैसे ही टीम उनकी ओर बढ़ी, सभी लोग पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी करके एक महिला गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य फरार हो गए। गिरफ्तार महिला ने अपना नाम सेजल उर्फ साहिस्ता प्रवीण उर्फ सेजल गुप्ता तलाशी लेने पर उसके पास से कुल 92.46 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया। पूछताछ में सेजल ने बताया कि वह ये ब्राउन शुगर सासाराम बिहार के बब्बन शाह उर्फ मौसाजी और सूरज कुमार से लेकर आ रही थी। उसका पूरा परिवार ब्राउन शुगर कारोबार में लिप्त है। सेजल ने यह भी खुलासा किया कि वह अपने किराए के घर एदलहातू बरियातू में भी ब्राउन शुगर बरामद करवा सकती है। इस सूचना पर पुलिस ने तत्काल एदलहातू स्थित उसके घर पर छापेमारी की। उसके घर से 10.24 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया।
इसके अलावा ब्राउन शुगर बेचकर रखे गए कुल 2.65 लाख नकद भी बरामद हुए। सेजल ने बताया कि यह अवैध कारोबार घर में उसके पिता मोहम्मद सरवर द्वारा किया जाता है। इसके बाद पुलिस ने मोहम्मद सरवर को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान सेजल ने अपनी बहन मुस्कान यानी सगुफ्ता प्रवीण और जीजा मोहम्मद राजू के बारे में भी जानकारी दी, जो रातू में अलकमर कॉलोनी में रहकर ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करते थे। पुलिस ने रातू अलकमर कॉलोनी स्थित मुस्कान के घर पर भी विधिवत छापेमारी की। इस दौरान मुस्कान और उसके पति मोहम्मद राजू के पास से कुल 36.85 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया। इसके बाद मुस्कान और मोहम्मद राजू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। घाटशिला उपचुनाव में पूर्व सीएम रघुवर दास ने पदयात्रा की, बाबूलाल सोरेन के लिए मांगा वोट। घाटशिला उपचुनाव में भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बुधवार की शाम भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के समर्थन में जादूगोड़ा और माटीगोड़ा मुख्य बाजार में पदयात्रा निकाली और लोगों से वोट मांगा। उनके साथ जादूगोड़ा भाजपा चुनाव प्रभारी सुरेश साहू और गुरुचरण रजवाड़ भी थे। पदयात्रा का समापन राखा कॉपर अटक चौक पर हुआ। यहां रघुवर दास से मिलने दुकानों से लोग बाहर निकले और भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को जीत का आशीर्वाद दिया। पदयात्रा में लोगों की भारी भीड़ जुट ली। रघुवर दास ने व्यापारियों से सीधा संवाद किया और बाबूलाल सोरेन को वोट देने की अपील की। जादूगोड़ा भाजपा चुनाव प्रभारी सुरेश साहू और गुरुचरण रजवाड़ ने कहा कि रघुवर दास की पदयात्रा से घाटशिला की जनता बदलाव के मूड में है। इस बार वोट की चोट से सरकार को चेतावनी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपने कार्यकाल में विकास का काम किया था। केंद्र की तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने झारखंड अलग राज्य का गठन किया था। भाजपा राज्य के विकास के प्रति कटिबद्ध है। उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार राज्य की खनिज संपदा को लूटने में जुटी है। झारखंड चैम्बर की उपसमितियों की बैठक में व्यापारिक सुधार व उद्योग प्रोत्साहन पर जोर। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की आज कई उपसमितियों की बैठक चैम्बर भवन में संपन्न हुई। बैठकों में व्यापार, उद्योग और प्रशासनिक सहयोग से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिया गया। बैठक में राज्य में एडवांस फूड टेस्टिंग लैब और मोबाइल वैन लैब की जरूरत पर जोर दिया गया। इस पर यह सुझाव दिया गया कि जब तक किसी खाद्य उत्पाद के सैंपल की जांच रिपोर्ट नहीं आती, तब तक व्यापारी का नाम सार्वजनिक न किया जाए। उपसमिति के चेयरमैन सुबोध चौधरी ने कहा कि इस माह फूड सेफ्टी विभाग के साथ एक कैंप लगाया जाएगा, जिससे व्यापारियों को लाइसेंस नवीकरण और अन्य समस्याओं का समाधान मिल सके। चेयरमैन कुशल टेकरीवाल ने कहा कि जल्द ही हेल्थ अवेयरनेस पर भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें असली और नकली फूड की पहचान की प्रक्रिया बताई जाएगी। बैठक में चैम्बर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा, उपाध्यक्ष प्रवीण लोहिया और अन्य सदस्य उपस्थित थे। बैठक में व्यापारियों और प्रशासन के बीच समन्वय मजबूत करने पर जोर दिया गया। उपसमिति चेयरपर्सन पूनम आनंद ने कहा कि हर जिले में व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जिला चैम्बर और उपायुक्तों की संयुक्त बैठकें आयोजित की जाएंगी। साथ ही इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर के आयोजन के लिए मोराबादी मैदान के आवंटन को लेकर प्रशासन से जल्द मुलाकात करने का निर्णय लिया गया। 13 नवंबर से पहले पेसा नियमावली के गठन की संभावना, तब तक बालू की किल्लत जारी रहेगी। कैबिनेट की पिछली बैठक में पेसा नियमावली के मसौदे पर विचार नहीं किया गया। 30 अक्टूबर को राज्य सरकार के वकील ने पीठ को बताया कि पेसा नियमों का मसौदा मुख्यमंत्री को भेज दिया गया है और इसे जल्द ही कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। हालांकि पीठ ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और नियमों की अधिसूचना जारी होने तक का इंतजार करने का निर्णय लिया। आदिवासी बुद्धिजीवी मंच द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बालू घाटों के आवंटन पर रोक लगाने का फैसला किया था। गैर सरकारी संगठन के वकील अभिषेक राय और ज्ञानंद सिंह ने बताया था कि राज्य सरकार बालू घाटों के आवंटन की प्रक्रिया में है, जो नियम अधिसूचित होने पर ग्राम सभाओं के क्षेत्राधिकार में आ जाएंगे। आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के संयोजक ने कहा था कि अदालत में दिए गए बयान से ऐसा लग रहा था कि अंतिम नियम सोमवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में रखे जाएंगे। हालांकि कई निर्णय लिए गए, लेकिन पेसा नियम न तो एजेंडे में था और न ही इस पर विचार किया गया। रेत खनन पर गतिरोध तब तक समाप्त होने की संभावना नहीं है जब तक कि 13 नवंबर को उच्च न्यायालय की अगली सुनवाई से पहले मंत्रिमंडल की विशेष बैठक नहीं बुलाई जाती। इसलिए अब 13 नवंबर तक बालू के उत्खनन पर रोक लगे रहने का और राज्यवासियों को इसकी किल्लत झेलना पड़ेगा। यहां मालूम हो कि एनजीटी द्वारा बालू उत्खनन पर 15 अक्टूबर तक रोक था। हादसे में छात्र की मौत के बाद ग्रामीणों ने की सड़क जाम। नगड़ी थाना क्षेत्र के टिकरा टोली में सतीश चौक से मदर डेयरी जाने वाले बाईपास में मंगलवार की रात 8 बजे ट्रेलर की चपेट में आने से एक 10 वर्षीय बालक हिमांशु कुमार सिंह की मौत हो गई। हादसे के दूसरे दिन बुधवार को सुबह 10 बजे आक्रोशित ग्रामीणों ने बाईपास को 2 घंटे तक जाम कर दिया। जाम की सूचना मिलने पर नगड़ी सीओ राजेश कुमार, डीएसपी अरविंद कुमार, नगड़ी थाना प्रभारी प्रवीण कुमार और दलादली टीओपी प्रभारी सत्यप्रकाश उपाध्याय पुलिस बल के साथ पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया।
ग्रामीण ट्रेलर चालक पर कार्रवाई करने, उचित मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग पर अड़े थे। सीओ के द्वारा परिजनों को 30,000 रुपये मुआवजा राशि देने के बाद ग्रामीण सड़क से हट गए। हिमांशु का बुधवार को जन्मदिन था, इसी को लेकर वो मंगलवार रात पड़ोसियों को न्योता देकर पैदल ही सतीश चौक बाईपास सड़क होते हुए अपने घर लौट रहा था। पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। जेएससीए के अध्यक्ष को ईडी का समन, 196 करोड़ के स्टेडियम फंड में घोटाले की जांच तेज। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ यानी जेएससीए में 1 दशक से भी अधिक पुराना वित्तीय अनियमितताओं मामले में जांच जारी है। रांची में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण में हुई कथित भारी गड़बड़ियों के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अपनी जांच तेज कर दी है। इसी कड़ी में ईडी ने जेएससीए के अध्यक्ष को समन भेजकर 11 नवंबर को रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ के लिए तलब किया है। ये पूरा मामला रांची के धुर्वा में बने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम यानी जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स के निर्माण से जुड़ा है। मुख्य आरोप यह है कि स्टेडियम निर्माण के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई से मिले करीब 196 करोड़ रुपए के फंड में बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई थी। पूर्व रणजी खिलाड़ी उज्ज्वल दास और शेषनाथ पाठक ने सबसे पहले इस मामले को उठाया था। शिकायतकर्ताओं का आरोप था कि स्टेडियम निर्माण का शुरुआती बजट काफी कम था, जो बाद में बढ़कर लगभग 250 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था, जो अनियमितताओं की ओर इशारा करता है। उन्होंने तत्कालीन जेएससीए अध्यक्ष यानी दिवंगत अमिताभ चौधरी, पूर्व सचिव राजेश वर्मा और पूर्व कोषाध्यक्ष गोविंद मुखर्जी समेत कई अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की थी। स्थानीय पुलिस द्वारा शिकायत दर्ज करने में आनाकानी करने पर शिकायतकर्ताओं ने जमशेदपुर की अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की गई। हालांकि बाद में स्थानीय पुलिस ने जांच कर मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी, लेकिन अदालत ने पुलिस की इस रिपोर्ट को नामंजूर कर दिया। मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल को देखते हुए ईडी ने इस केस को अपने हाथ में ले लिया है। ईडी ने जेएससीए से साल 2009 से 2016 तक के सभी वित्तीय लेनदेन और स्टेडियम निर्माण पर हुए खर्चों का पूरा ब्यौरा मांगा है। पूर्व सीएम रघुवर दास ने भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के पक्ष में किया रोड शो, लोगों से बीजेपी के पक्ष में समर्थन और आशीर्वाद की अपील की। घाटशिला उपचुनाव में बुधवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के समर्थन में भव्य रोड शो किया। रोड शो जादूगोड़ा स्थित सिद्धो कान्हू चौक से नवरंग मार्केट बाजार तक एवं माटीगोड़ा बजरंगबली मंदिर से अटल गेट पहुंचकर संपन्न हुई। वहीं उन्होंने राज स्टेट मैदान घाटशिला से रामकृष्ण मठ तक भी रोड शो निकाला। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास एवं भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन मौजूद रहे। वहीं रोड शो में जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो, पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही, विधायक अमित यादव भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। रोड शो में आमजनों का भरपूर समर्थन और उत्साह देखने को मिला। रोड शो में बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता के अलावे आम नागरिक शामिल हुए। इस दौरान सड़क के दोनों ओर खड़े लोग भाजपा के समर्थन में नारे लगा रहे थे। करीब 2 घंटे तक चले रोड शो में लोगों की जबरदस्त भीड़ और उत्साह देखने को मिला। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के संग बाजार क्षेत्र के दुकानदारों से मुलाकात की और भाजपा के पक्ष में समर्थन और आशीर्वाद की अपील की। इससे पहले सिद्धो कान्हू चौक पर भाजपा नेताओं ने हुल क्रांति के नायक सिद्धो कान्हू की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रोड शो का शुभारंभ किया। कार्तिक उद्यापन की शोभा यात्रा के दौरान बवाल, भिड़ गए 2 पक्ष, निषेधाज्ञा लागू। गिरिडीह में कार्तिक उद्यापन को लेकर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान हंगामा हो गया। यात्रा को रोका गया। यात्रा के दूसरे दिन फिर मारपीट और पथराव की घटना घटी। ये घटना ताराटांड थाना क्षेत्र के बदगुंदा गांव की है। घटना के बाद से प्रशासन मुस्तैद है। डीसी रामनिवास यादव, एसपी डॉक्टर बिमल कुमार के साथ एसडीएम श्रीकांत विस्पुते, एसडीपीओ जीतवाहन उराव के साथ कई पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करते हुए गांव में निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। वहीं घटना में घायल दोनों पक्ष के आधा दर्जन लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। दरअसल कार्तिक पूर्णिमा के दिन बदगुंदा गांव में कार्तिक उद्यापन का कार्यक्रम था। ऐसे में मंगलवार को गाजे बाजे के साथ यात्रा निकाली गई थी। यात्रा शाम में निकाली गई थी, जिसे दूसरे पक्ष के लोगों ने रोक डाला। काफी देर तक कहासुनी हुई। बुधवार को कार्तिक उद्यापन को लेकर मंडप की सफाई और बांस से घेरा देने का काम चल रहा था। यहीं पर फिर से विवाद हो गया। इसके बाद मारपीट और पथराव की घटना घट गई। दोनों पक्ष के कई लोग चोटिल हुए तो आधा दर्जन लोग को ज्यादा चोट आई।
क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। घटना की सूचना मिलते ही गांडे से सीओ, बीडीओ सहित ताराटांड, गांडे और अहिल्यापुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। मामला 2 समुदाय से जुड़ा था। ऐसे में डीसीएसपी भी पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गए। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।